गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड चैप्टर नेम इज फंक्शंस इन C++। चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आप सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं कि सी के प्रोग्राम को अगर हम नंबर ऑफ फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं तो इसे मेजर प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अनदर एडवांटेज ऑफ इट, जब आपने नंबर ऑफ फंक्शंस क्रिएट कर दिए, यानी कि एक बड़े टास्क को नंबर ऑफ छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया, तो उनकी कोडिंग को डीबग करना, साइज रिड्यूस हो जाने के कारण मेमोरी में कम जगह लेना, इस तरह के एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। यानी कि अगर हम एक ही प्रोग्राम बनाएंगे और जब उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम कितने भी साइज का हो उसे मेन मेमोरी में हमें लाना पड़ेगा। मेन मेमोरी चूँकि हमारे पास लिमिटेड मात्रा में होती है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको आपके लेंथी प्रोग्राम के हिसाब से उतनी मेमोरी मिल जाए। लेकिन अगर हमारा प्रोग्राम नंबर ऑफ फंक्शंस में डिवाइडेड है तो हम सबसे पहले मेन फंक्शन को ही मेन मेमोरी में लाते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। और जब मेन फंक्शन जब एग्जीक्यूट होना प्रारंभ होता है और उसको जब भी जिस किसी फंक्शन की आवश्यकता होती है उसे कॉल कर लिया जाता है। जब वो कॉल होता है तो मेन मेमोरी से मेन फंक्शन को हटा दिया जाता है और कॉल किए जाने वाले फंक्शन का कोड मेन मेमोरी में आ जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लिमिटेड मात्रा में जो मेमोरी थी हम उसी से काम चला रहे हैं। जिसकी रिक्वायरमेंट है उसे मेन मेमोरी में ले लेते हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसे मेन मेमोरी से स्वैप करके सेकेंडरी पे भेज देते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस को लिखने का जो एक हमारा प्रोटोटाइप है वो क्या है, मेन शो ये हमारा मेन फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन। तो बेसिकली देखा जाए तो प्रोग्राम हमारा क्या है, इन दो फंक्शंस का कलेक्शन है। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन से स्टार्ट होने का मतलब ब्रेस के तुरंत बाद जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेटमेंट क्या है, दिस इज ए कॉल ऑफ शो फंक्शन। तो शो फंक्शन को एग्जीक्यूट करना प्रारंभ कर दिया जाएगा, यानी कि मेन फंक्शन को मेमोरी से हटा दिया जाएगा और शो फंक्शन को मेन मेमोरी में ले लिया जाएगा। अब शो फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और क्लोजिंग ब्रेस आते ही कंट्रोल वापस उसी फंक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ से कॉल आई थी। कॉल कहाँ से आई थी, मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में जिस स्थान से कॉल आई थी उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, यहाँ पे कंट्रोल वापस आ जाएगा शो को एग्जीक्यूट करने के बाद।
इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, और ये मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन सब। तो कहने का मतलब है, ये थी हमारी फंक्शन की डेफिनेशन, ये थी हमारी फंक्शन की डेफिनेशन, और ये क्या थी, हमारी कॉल ऑफ फंक्शन थी। C++ में भी तरीका यही इस्तेमाल किया जाता है लगभग, बट देयर आर सर्टेन फीचर्स विच आर इंक्लूडेड। जैसे कि मेन फंक्शन में C में और C++ में डिफरेंस क्या है? INT मेन फर्क है, मेन से पहले INT लगाया और मेन के अंत में क्या लगा, रिटर्न 0। इसका मतलब है कि आप क्या कह रहे हैं, मेन फंक्शन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो मेन फंक्शन के द्वारा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न की जाएगी। चूंकि वैल्यू कैसी रिटर्न होने वाली, 0 इज नथिंग बट इंटीजर, तो मेन से पहले अपन को क्या लगाना पड़ेगा, INT लगाना पड़ेगा। अगर आपने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी है तो कंपाइलर के द्वारा आपको एक एरर मैसेज दिया जाएगा, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड बाय द कंपाइलर कि मेन फंक्शन के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई वैल्यू रिटर्न करनी है। और क्या वैल्यू रिटर्न करनी है, ये फंक्शन की डेफिनेशन में या फंक्शन की हेडर लाइन में फंक्शन के नाम से पहले जो रिटर्न टाइप लिखी हुई है उस टाइप की एक वैल्यू आनी चाहिए। और वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा मेन फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेता है कि अगर मान लीजिए कोई वैल्यू रिटर्न हुई है, इसका मतलब वो प्रोग्राम पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि रिटर्न जो हो रही है वैल्यू वो कहाँ आएगी, सबसे अंत में आएगी क्लोजिंग ब्रेस से पहले। तो कंपाइलर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाता है कि जो प्रोग्राम है हमारा वो पूरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। इसलिए हम रिटर्न के साथ वैल्यू का लिखना जरूरी होता है। ये एक्सप्लिसिटली वी आर सेइंग कि वी आर रिटर्निंग 0। अब आते हैं अपन फंक्शन की प्रोटोटाइप पे एज पर C++। Function prototyping is one of the major improvements added to C++ functions. The prototype describes the function interface to the compiler by giving details such as the number and type of arguments and the type of return values. ये कहता है कि C++ में, वैसे तो ANSI C के अंदर भी ये इम्प्रूवमेंट्स कर दिए गए थे, लेकिन C++ में ये इम्प्रूवमेंट्स बिगिनिंग से हैं कि हम जिस किसी भी फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में यूज़ में ले रहे हैं उन सभी फंक्शंस को हम उस फंक्शन में डिफाइन जरूर करें जिसमें कि वो फंक्शन कॉल किया जाएगा। सपोज कीजिए मेन फंक्शन में 3 फंक्शंस को कॉल किया जा रहा है, तो कॉल किए जाने वाले 3 फंक्शंस को हम मेन में डिफाइन करेंगे एज ए प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब है यहाँ पे फंक्शन की हेडर लाइन, यानी कि सबसे पहले उस प्रोटोटाइप में क्या आएगा, रिटर्न टाइप, उसके बाद में कॉल किए जाने वाले फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस ओपन,
number of arguments with their data types separated by commas, parenthesis close, semicolon। ये एक प्रोटोटाइप बन गई। इससे पता लग गया कंपाइलर को कंपाइलेशन के समय कि इस नाम का प्रोग्राम कॉल किया जाएगा, विद इन द पैरेंथेसिस में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं वो कितने हैं, यानी कि उतनी वैल्यूज इसको पास की जाएंगी, किस किस टाइप की होंगी, उनका ऑर्डर क्या होगा और इस फंक्शन के द्वारा किस टाइप की वैल्यू रिटर्न की जाएगी। क्योंकि जब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा होगा उस समय कॉल करते समय अगर आपने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स गलत लिख दिए या फंक्शन के द्वारा गलत टाइप की वैल्यू रिटर्न की जा रही है तो प्रोटोटाइप के अनुसार ही पहले एक्सपेक्टेड था और वो चीज़ नहीं आ रही है तो आपको एरर मैसेज दे देगा। When a function is called, the compiler uses the template to ensure that proper arguments are passed and the return value is treated correctly. Any violation in matching the arguments or the return types will be caught by the compiler at the time of compilation itself। कहने का मतलब है कि आपने जो प्रोटोटाइप लिखी है that will be used as a template, और आगे जहाँ जहाँ प्रोग्राम में आपने कॉल कर रखी है वहाँ कॉलिंग में जो जो आर्ग्यूमेंट्स आपने पास किए हैं या जिन फंक्शन के द्वारा जो वैल्यू रिटर्न की गई वो किस टाइप की गई है, ये चीज़ टेम्पलेट से वो चेक करवा लेगा। सॉरी। और उसमें अगर कहीं कोई आपने एरर छोड़ी है तो कंपाइलेशन के समय ही आपको एरर मैसेज मिल जाएगा ताकि रन करते समय इस तरह की गलतियाँ न हों। Function prototype is a declaration statement in the calling program and is of the following form. Return type, function name within the parenthesis में आर्ग्यूमेंट की लिस्ट पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। ये हमारी रिटर्न टाइप के साथ फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा दिस इज बेसिकली कॉल्ड ए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इन विच फंक्शन, जहाँ पे इस फंक्शन को बुलाया जाएगा, यानी कि जो प्रोग्राम या जो फंक्शन कॉल कर रहा है उसके अंदर कॉल्ड फंक्शन की डिक्लेरेशन आपको करनी पड़ती है। आर्ग्यूमेंट लिस्ट में आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं, साथ में आपको उनकी टाइप भी लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल फ्लोट, शो, INT A, फ्लोट B, ये रिटर्न टाइप हो गई, ये पहले आर्ग्यूमेंट की टाइप हो गई, ये दूसरे आर्ग्यूमेंट की टाइप हो गई। यानी कि शो फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा दो आर्ग्यूमेंट पास किए जाएंगे, पहला इंटीजर टाइप का, दूसरा फ्लोट टाइप का, और इस शो के द्वारा जो वैल्यू रिटर्न की जाएगी वो कैसी होगी, फ्लोट होगी। ऐसा आप नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए दो वेरिएबल या दो आर्ग्यूमेंट सेम टाइप के हों तो आप B, C लिख दें, दिस विल बी इलीगल। जितने आर्ग्यूमेंट्स उतने ही कॉमा लगा के उनकी टाइप के साथ आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाँ, आपको ये लिबर्टी दी जाती है कि डिक्लेरेशन के समय अगर आप इन आर्ग्यूमेंट्स को नहीं लिखना चाहें तो न लिखें। आप यूँ भी लिख सकते हैं फ्लोट, शो, INT और फ्लोट,
क्योंकि डिक्लेरेशन में इन वेरिएबल्स को क्या माना जाता है, डमी वेरिएबल्स माना जाता है। इट इज़ ओनली द प्लेस होल्डर्स, दिखाने के लिए। तो अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी रिटर्न टाइप्स का लिखा होना ज़रूरी है। विदाउट रिटर्न टाइप्स आप नहीं लिख सकते। लेकिन जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया जाएगा वहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू रिसीव करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक प्रोटोटाइप है, फ्लोट, वॉल्यूम, INT, फ्लोट और फ्लोट, और फंक्शन इस प्रकार से लिखा हुआ है, फ्लोट वॉल्यूम INT A फ्लोट B फ्लोट C ब्रेस ओपन फ्लोट V बराबर A स्टार B स्टार C। तो ये क्या हुआ हमारा, ये एक्चुअल में फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट लिखे, तो दीज आर कॉल्ड रिसीविंग वेरिएबल्स। ए रिसीव करेगा, बी रिसीव करेगा और सी रिसीव करेगा, और इन्हीं को अपन अंदर यूज करेंगे। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन वी को दे दिया, वी कैसा है, फ्लोट टाइप का, और वी की वैल्यू को हमने रिटर्न कर दिया। अब अगर मान लीजिए कॉल ऐसी हो रही है, कैसी हो रही है कॉल, z बराबर वॉल्यूम पी के आर, तो ये कहलाएंगे हमारे एक्चुअल वेरिएबल्स। तो P की वैल्यू ट्रांसफर होगी A के पास, K की वैल्यू ट्रांसफर होगी B के पास, और R की वैल्यू ट्रांसफर होगी C के पास। तो दीज आर आवर एक्चुअल वेरिएबल्स। एक्चुअल वेरिएबल्स के स्थान पर अगर आप कांस्टेंट लिखना चाहें तो कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन लिखोगे तो एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगा और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो ट्रांसफर होगी। यहाँ उन तीनों वैल्यूज को इनडायरेक्टली रिसीव किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, v को दिया गया और v के माध्यम से वैल्यू रिटर्न हुई, वो यहाँ आ गई, और ये वैल्यू किसको साइन हो गई, z को। तो z की वही वैल्यू है जो v की वैल्यू है। We can also declare a function with an empty argument list। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, void show पैरेंथेसिस में void। अगर हम इसे खाली छोड़ेंगे तो वो C का तरीका हो जाएगा, ये लिखेंगे तो हम C++ का तरीका हो जाएगा। यानी कि शो फंक्शन के द्वारा न तो कुछ लिया जा रहा है, न ही कुछ रिटर्न किया जा रहा है। लेकिन अगर
हम C++ में प्रोटोटाइप्स में इलिप्सिस का यूज करते हैं। वॉइड शो विद इन दी पैरेंथेसिस में 3 स्टार। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, ओपन है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने इलिप्सिस का यूज किया है, 3 डॉट्स का यूज किया है। अब बात आती है कि जो हमारे फंक्शंस हैं C++ में, या जिनको हम तैयार करेंगे, उनकी कॉल कैसे होती है। एक होती है कॉल बाय रेफरेंस, जो ट्रेडिशनल हमारी कॉल है C की, वो है कॉल बाय वैल्यू, यानी कि कॉल करते समय ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है कॉल बाय वैल्यू। द कॉल्ड फंक्शन क्रिएट्स ए न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉपीज द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इनटू देम। यहाँ पे नए सेट ऑफ वेरिएबल्स है, इसमें भेजे जाने वाली वैल्यूज की कॉपी आ जाएगी। P की वैल्यू A में, K की वैल्यू B में और R की वैल्यू C में। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, वॉल्यूम रिसीव कर रहा है P के R की वैल्यूज को A B C में। The function does not have access to the actual variables in the calling program and can only work on the copies of the value. Of course, वॉल्यूम फंक्शन के द्वारा P के R की वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा रहा। P के R की वैल्यू को ABC के माध्यम से एक्सेस किया जा रहा है। तो अगर ABC में वॉल्यूम के द्वारा कोई परिवर्तन किया गया तो परिवर्तन वो यहीं तक सीमित है। कहाँ तक? वॉल्यूम फंक्शन तक सीमित है, क्योंकि A B C आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द वॉल्यूम फंक्शन ओनली। इस A B C की जो स्कोप है वो विद इन दिस फंक्शन है, इससे बाहर नहीं है। This mechanism will find if the function does not need to alter the values of the original variables in the calling program। ये मैकेनिज्म जब तक बढ़िया है जब तक हम किसी फंक्शन के द्वारा ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करवाने का कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते। बट देयर मे बी सिचुएशंस वेयर वी वुड लाइक टू चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन द कॉलिंग प्रोग्राम। वो हमारा कॉलिंग प्रोग्राम है, ये कॉल्ड प्रोग्राम है। अगर कॉलिंग प्रोग्राम के द्वारा ये ज़रूरत महसूस करवाई जा रही है, ये ज़रूरत है कि कॉल्ड फंक्शन के द्वारा नंबर ऑफ एक्चुअल वेरिएबल्स की वैल्यू को अल्टर किया जाए। फॉर एग्जांपल कि मेरे घर के मेंबर अपने अलग हैं, मेरे पड़ोस में दूसरा मकान है उसके घर के मेंबर अलग हैं, लेकिन मैं मेरे घर के अंदर कुछ कार्य करवाना चाहता हूँ किनके माध्यम से, दूसरे घर के मेंबर के माध्यम से, तो उन मेंबर को मेरे घर के अंदर एक्सेस करने की परमिशन मुझे देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल द बबल सॉर्ट compare two adjacent elements in the list and interchange their values if the first element is greater than the second। ये कह रहा है कि मान लीजिए आपका कोई बबल सॉर्ट आपने प्रोग्राम लिखा जिससे क्या होती है, सॉर्टिंग होती है बबल सॉर्ट से, और हमारे पास एक लिस्ट है, तो हमने बबल सॉर्ट फंक्शन बनाया। अब वो क्या करेगा, बबल सॉर्ट मेरी लिस्ट में से पहली वैल्यू को और दूसरी वैल्यू को कंपेयर करेगा। ठीक है, कंपेयर करने के बाद चेक करेगा ग्रेटर देन है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन है और अरे को लिस्ट को क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू पर रहनी चाहिए। तो पहली वैल्यू अपने स्थान पर, दूसरी वैल्यू दूसरे स्थान पर रहनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए पहली वैल्यू छोटी है दूसरी वैल्यू बड़ी है,
तो दूसरी वैल्यू को कहाँ लाना पड़ेगा, पहले स्थान पे, और पहली वैल्यू कहाँ लाना पड़ेगा, दूसरे स्थान पे। तो वो जो बबल सॉर्ट हमारा फंक्शन है वो मेन लिस्ट में परिवर्तन करना चाहेगा और ये हमें करवाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं तो विच इज़ नॉट पॉसिबल इफ द कॉल बाय वैल्यू मेथड इज यूज्ड। ये कहते हैं अगर हमने कॉल बाय वैल्यू को यूज़ किया तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उसने तो कॉपी देनी है और उन्हें कॉपी पे काम करना है। यानी कि एक लिस्ट हमने यहाँ से भेजी, वहाँ उसने रिसीव करा, तो जो भी चेंजेज हुआ इसकी कॉपी में चेंजेज हुआ, वहाँ थोड़ी हुआ। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि C++ में हमने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना सीख लिया है, तो इन रेफरेंस वेरिएबल के जरिए हम पैरामीटर्स को पास करेंगे टू द फंक्शंस बाय रेफरेंस। व्हेन वी पास आर्ग्यूमेंट बाय रेफरेंस, द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट इन द कॉल्ड फंक्शन बिकम्स अलियासेस टू द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स इन द कॉलिंग फंक्शन। अगर मान लीजिए मैंने P के R का रेफरेंस भेजा, तो P का रेफरेंस जब यहाँ आएगा तो A क्या बनेगा, P का अलियास बन जाएगा, B क्या बनेगा, K का अलियास बन जाएगा, और C क्या बनेगा, R का अलियास बन जाएगा। यानी कि अब A B C के जरिए, यानी कि इन अलियासेस के द्वारा हम P के R के एक्चुअल वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फ्लोट void swap int ampersand a int ampersand b इंटीजर t बराबर a बराबर b और b बराबर t। और इसकी कॉल हमने करी है बाई डिफॉल्ट इस तरह से, स्वैप m और n। व्हाट विल हैपन, जब ये कॉल होगी कंट्रोल कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। तो ये क्या हो गया, m और n, these are our actual variables, these are our formal variables। फॉर्मल वेरिएबल्स, तो m बराबर क्या हो गया, ये हो गया int ampersand a बराबर m, ये हो गया int ampersand b बराबर n। तो देखिए आप, m का अलियास हो गया a और n का अलियास हो गया b, यानी कि a and b आर नथिंग बट द रेफरेंस वेरिएबल्स। अब यहां हम इन रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू काम कर रहे हैं, तो जहां कहीं से ये कॉल आई है जिस फंक्शन से, उस फंक्शन में m और n की जो वास्तविक वैल्यूज हैं वो वहीं जाके एक्सेस हो रहा है, किसके माध्यम से, a और b अलियास के माध्यम से। तो m की वैल्यू चली जाएगी n में और n की वैल्यू चली जाएगी m में। कॉपी नहीं भेजी, कॉपी भेजते तो क्या होता, यहाँ a और b में चेंजेस होकर रह जाते, m और n में चेंजेस नहीं होते। फिर हमें क्या करना पड़ता, यहाँ से a का मान m को भेजना पड़ता, b का मान n को भेजना पड़ता, उल्टा लंबा केस हो जाता।
इस तरीके से हम रेफरेंस वेरिएबल के जरिए भी क्या करते हैं, कॉल करते हैं। हम चाहते तो एड्रेस भी भेज सकते थे। एड्रेस कैसे भेजते? स्वैप $m $m%n। उस केस में m का एड्रेस जा रहा है और n का एड्रेस जा रहा है, तो रिसीव करने वाले क्या होने चाहिए थे? पॉइंटर वेरिएबल होने चाहिए थे। ये भी कॉल बाय रेफरेंस है। क्योंकि यहाँ रेफरेंस वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उसका फायदा उठाया। अब आता है अगला, रिटर्न बाय रेफरेंस। ये क्या होता भाई कि अगर हम वैल्यू जो रिटर्न कर रहे हैं उसे रेफरेंस के माध्यम से करें, INT $max, INT $x, INT $y, brace open, if x greater than y, return x, else return y। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी मैक्स को बुलाया जाएगा वहाँ से रेफरेंस वेरिएबल या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भेजे जाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे? उनके रेफरेंस वेरिएबल। और इन वैल्यूज़ को आपस में अलियासेस के मार्फत कंपेयर करवाया जाएगा। अब लौटेगा क्या? या तो x या y। तो x और y क्या है? रेफरेंस वेरिएबल टू द इंटीजर। इसलिए इनकी रिटर्न टाइप भी क्या लिखनी पड़ी अपन को? रेफरेंस टू इंटीजर। तो वहां जहां कहीं से भी कॉल आएगी वो कॉल इस तरह से होगी, k इज इक्वल टू मैक्स a कॉमा b। तो a का अलियास x, b का अलियास y, दोनों में कंपैरिजन हुआ। जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ आ गया और वो किसको असाइन हो गया? k को असाइन हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, एंड द पॉइंट इज इनलाइन फंक्शन, जो कि C++ की स्पेशलिटी है। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है फंक्शंस को बनाने का, उसके पीछे यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम मेमोरी बचा लें, मेमोरी को सेव कर लें। लेकिन अगर हमारा कोई पर्टिकुलर फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? मेन फंक्शन मेमोरी से जा रहा है, कॉल्ड फंक्शन आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। तो हमने स्पेस तो बचा लिया, लेकिन बार बार में प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी पे जाना, सेकेंडरी से मेन मेमोरी में आना, उसमें रजिस्टर्स की सेटिंग्स को सेव करके आना, दैट टेक्स सम टाइम बाय द कंपाइलर। तो हम मेमोरी तो बचा रहे हैं लेकिन टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जो फंक्शंस बार बार बुलाए जा रहे हैं उनको हम इनलाइन फंक्शन के द्वारा डिक्लेयर करते हैं। तो inline function is a function that is expanded in line when it is invoked. That is, the compiler replaces the function call with the corresponding function code, something similar to the macros expansion. कि हमें फंक्शन के नाम से पहले क्या लिखना पड़ेगा? inline, और उसके बाद में फंक्शन का हेडर,
उसके बाद ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर फंक्शन की बॉडी, जैसे कि हमने लिखा इनलाइन फंक्शन हेडर, दिस इज फंक्शन बॉडी, ब्रेस क्लोज। एग्जाम्पल, इनलाइन डबल क्यूब डबल ए रिटर्न ए स्टार ए। और हमने कहीं कोई फंक्शन लिखा है, वो हम लिखते हैं C इज इक्वल टू क्यूब 3.0, D इज इक्वल टू क्यूब 6.0, E इज इक्वल टू क्यूब 9.0। व्हाट्स हैपनिंग हियर कि यहाँ पे क्यूब को बुलाया गया, 3.0 पास किया गया, जो ए को मिल गया। इसने क्या किया, 3.0 इंटू 3.0 3.0 को मल्टीप्लाई करके वापस भेज दिया। तो कह रहा है अगर हमने फंक्शन को इनलाइन बना दिया तो कंपाइलर कंपाइलेशन के समय ही, क्योंकि इस फंक्शन का कोड मैक्सिमम एक लाइन का होता है, तो वो इस कोड को ही यहाँ प्लेस कर देता है। यानी कि बार बार इस फंक्शन को कॉल करने की झंझट से मुक्ति। इससे क्या हो गया, हमारा टाइम सेविंग हो गया। क्लियर? तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। It is easy to make a function inline. All we need to do is to prefix the keyword inline to the function definition. All inline function must be defined before they are called. सारे फंक्शंस को हम पहले डिफाइन करेंगे कॉल करने से पहले। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारे इनलाइन फंक्शन का कोड ज़्यादा हो गया तो जो इसकी इनलाइन फंक्शन की एबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसे नॉर्मल फंक्शन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। कुछ एक सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे कि ये काम नहीं करेगा कि अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है और वो लूप में है, स्विच में है या गो टू में है, तो वहाँ ये काम नहीं करेगा। ऐसे फंक्शन में जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं और रिटर्न स्टेटमेंट वहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ काम नहीं करेगा। इफ फंक्शन कंटेन स्टैटिक वेरिएबल, तो वहाँ ये काम नहीं करेगा। इफ इनलाइन फंक्शंस आर रिकर्सिव, अगर आपने इनलाइन फंक्शन को रिकर्सिव बना दिया तो भी ये काम नहीं करेगा। तो दीज आर सम सिचुएशंस जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और अब यहाँ पे पूरी तरीके से पढ़ा जाएगा फंक्शंस की ओवरलोडिंग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ऑपरेटर्स की तो कर ही सकते थे हम, फंक्शन की भी ऑपरेटिंग किस प्रकार करेंगे, फ्रेंड फंक्शन वर्चुअल फंक्शन कैसे होते हैं। तब तक आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।